इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और आज इस खास लम्हे में हमारे साथ जो खास शख्सियत है वो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश दीपक रंजन जी। दीपक रंजन जी के साथ हमारी खास बातचीत होगी। दीपक जी, सबसे पहले आपका इंडियन टीवी 24 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, आप तो हमारे नाम राशि भी हैं और आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वैश्विक महामारी में भी आप लोग फ्रंट में हैं, आप लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा अहमियत आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि आप सड़क पे हो, आप अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोग को आप जागरूक करने का काम करते हो, आप लोगों को बताने का काम करते हो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है। दुकान भी आप लोग जाते हो और आप लोग जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को उठा रहे हो, निश्चित रूप से आप लोग बधाई के पात्र हो और आप लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसा घातक संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, पूरे विश्व को अपनी जद में लेकर के रखा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है और आए दिन संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रतिष्ठानों को ना खोल करके, फैक्ट्रियों को ना खोल करके उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शराब की दुकानों को खोले जाने का जो फैसला रहा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार का जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम। मैं बधाई देना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के नागरिक को, जिस तरीके से सरकार के फैसले को, लॉकडाउन को जनता ने हाथों हाथ लिया, घर में रह करके लोगों ने सहयोग किया। हाँ, ये सही है कि बहुत से लोग, कोई महाराष्ट्र में फंसा हुआ था, कोई तेलंगाना में फंसा हुआ था, कोई हरियाणा में फंसा हुआ था, वो लोग अपने घर आने के लिए परेशान थे और लोग पैदल निकल लिए। और कहीं ना कहीं सरकार की विफलता भी रही कि वो पैदल, कोई 600 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, बहुत से बच्चों ने, बहुत से आदमियों ने, बहुत सी औरतों ने, महिलाओं ने, उन्होंने बल्कि हज़ार किलोमीटर की दूरी तय की। और जब पूरी जनता ने आपका साथ दिया था और हर तरीके से जनता आपका साथ दे रही थी, बहुत से हमारे ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान के लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, चाहे वो ठेले वाले हों, खुंचे वाले हों, रिक्शे वाले हों, ई रिक्शा वाले हों, फेरी वाले हों, प्लम्बर हों, मिस्त्री हों, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने भूखे रह करके भी सरकार का साथ दिया। और सरकार के कहे हुए, सरकार ने लॉकडाउन के लिए कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के लिए कहा, हर आदमी ने उनकी बातों को सर आँखों पर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ जब जनता आपका साथ दे रही थी, लोग आपका साथ दे रहे थे, लोग आपके कहे हुए लॉकडाउन को फॉलो कर रहे थे, तो ये अचानक शराब की दुकानें खुलने का कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी? आपने जूस की दुकानें बंद कर रखी हैं, रिक्शा वाला, ठेले वाला, खुंचा वाला, वो बेचारा अपना काम नहीं कर पा रहा है, अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं पीड़ित है। और आपने खोला क्या? शराब की दुकानें। अरे 40 दिन, 45 दिन जो व्यक्ति शराब पिए बिना रह सकता है, इसी बहाने बहुत से लोग ऐसे थे, मेरी भी बहुत से लोगों से बात होती है, मेरे भी बहुत से ऐसे जानने वाले थे जो कभी कभार यदा कदा शराब पीते थे। मेरी उनसे ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा कि दीपक जी, मैं समझता हूँ कि 1.5 महीने के अंदर मेरी शराब छूट गई। तो मैं बड़ा खुश होता था। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चलो एक अच्छी चीज़, इस लॉकडाउन के पीरियड में शराबबंदी थी, लोगों को शराब अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसी बहाने लोगों की अगर शराब छूट गई तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। सरकार में ऐसी रेवेन्यू जनरेट करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता थी? जब सांसद अपनी निधि दे रहा है, विधायक अपनी निधि दे रहा है, पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में इतने लोग जो है, बड़े बड़े उद्योगपति जो है आपको फंड दे रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपको डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसे में 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या हम कहते हैं 1 महीना भी अगर आगे लॉकडाउन रहता है, तो ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि आपने शराब की दुकानें खोल दी? और मैं तो चूँकि घर पे था, आप लोग फील्ड में थे, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हम लोग ने तो चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम लोग, या फ़ोन के माध्यम से हम लोग ने जितनी जानकारी देखी है, जितना हम लोगों ने देखा कि ना सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन हो रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके लोग शराब खरीद रहे थे, और लोग इस तरीके से शराब खरीद रहे थे कि जैसे वो अमृत उनको मिल गई हो या कोरोना की दवाई उनको मिल गई हो, जिस तरीके से लोग लाइन में लग करके वो कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, और भगवान न करे कहीं इसके हमको कहीं कुछ दुष्परिणाम न कहीं हमको देखने को मिले। सर, इसी क्रम में मेरा एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार ने एक पहल की, दूर दराज स्थानों पर फंसे हुए मजदूरों को उसने घर वापसी लाने का फैसला लिया, किसी तरीके की कोई जांच नहीं की गई, किसी तरीके की कोई उनका जांच न पुष्टि की गई, सीधे उनको घर ला करके वापसी कर दी गई। ऐसे में सर, अगर मान लीजिए एक संक्रमित व्यक्ति 4 लोगों के बीच में बैठता है तो वो 4 व्यक्ति उससे
जद में आएंगे और वो कहीं ना कहीं तक कि लंबी जो है दूरी और तय करेंगे, संक्रमण और दूरी तय कर देगा, तो स्थिति और भयावह हो सकती है। तो सरकार का ये जो घर वापसी मजदूरों का फैसला रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हो और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही है कि आदमी परेशान था, मज़दूर वगैरह परेशान थे, वो आने के लिए परेशान रहते थे कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि केंद्र सरकार से भी लोगों को वो सहूलियत, लोगों को भी वो सुविधा, उनके बेचारे के खाने की दिक्कत, वो अपने भी उनके वहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा था, बड़े परेशान थे वो। लेकिन इसमें मैं सरकार का कहीं ना कहीं विफलता बताऊँगा, कहीं ना कहीं मैं फेल्योर बताना चाहूँगा सरकार का, क्योंकि सरकार ने इस दिशा में कहीं अच्छे से ध्यान नहीं दिया। ना तो उनकी कहीं ठीक से थर्मल स्कैनिंग हुई, ना उनकी कहीं जांच हुई, ना उनका सैंपल लिया गया। बस उनको भेड़ बकरे की तरीके से उनको चाहे ट्रेन के माध्यम से चाहे बस के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया। और आज आपने भी सुना होगा, या पिछले 2 दिन से चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो केंद्र से कह रही है कि आप इनको लाने का, मजदूरों का या छात्रों का, इनका खर्चा केंद्र वहन करे। केंद्र कह रही है कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसको राज्य की सरकारें इसको वहन करें, राज्य की सरकारें इसका खर्चा दें। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ करके कहा। मैं बधाई देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी ने, उन्होंने बढ़ करके कहा कि अगर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अगर विफल हो गई है इन मजदूरों को लाने में, इनका खर्चा उठाने में, तो समाजवादी पार्टी इनका पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो। समाजवादी पार्टी वो खर्चा बताएं और समाजवादी पार्टी के लोग जो है खर्चा देने के लिए इनका तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, अगर आप दूसरों में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हो गया सामाजिक दूरी। अगर हमारे आपके बीच में सामाजिक दूरी भी हो गई तो फिर बचेगा क्या? मैं उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम देना चाहता हूँ कि ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप रखिए। जब तक ये कोरोना वायरस है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम क्या, आप क्या, मैं समझता हूँ हमारा हिंदुस्तान का पूरा विश्व आज उससे जूझ रहा है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिस ट्रेन की क्षमता 4000 पैसेंजर्स को लाने की है, उनको 1500-2000 पैसेंजर्स को लेकर के आए। और जो भी खर्चा है इन मज़दूरों के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इन छात्रों के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी थर्मल स्कैनिंग करके, उनको प्रॉपर जांच करके और उनको प्रॉपर गंतव्य स्थान पर उनको पहुंचाने का काम, मेरी ऐसी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आपसे अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा में आगे बढ़े और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक, उनके पैतृक आवास तक, उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जाए। और जब तक सरकार उनको नहीं पहुंचा पा रही है या उनको पहुंचने की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, उनके रहने का, खाने का, उनके कम से कम उनके बीवी बच्चों का, उनके परिवार का ऐसी तैयारी रखी जाए कि उनको बेचारे भूखे ना मरे। हम समझते हैं कि ठीक है आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कोरोना के साथ साथ भुखमरी से भी मर रहे हैं। बाहर कोरोना है, अंदर भुखमरी है, काम पे जा नहीं सकते हैं, सरकार एक एक आदमी को घर तक पहुंचा करके उनको राशन दे नहीं पा रही है। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर सरकार के कहने पर एक एक गरीब, एक एक निर्बल, एक एक दुर्बल आदमी अगर घर में है वो और कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं कर पा रहा है, तो उसके भी रहने खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार को, जैसा कि अभी आपने देखा होगा आगरा से कई ऐसे सफाई से, कई ऐसे जो है क्वारंटीन सेंटर से ऐसे केसेस आए या ऐसी चीज़ें आई कि जिसमें लोगों को दूर से फेंक करके उन लोगों को जो है, हमें बीमार से नहीं लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है। अगर बीमारी से हम लड़ेंगे तभी हम इस कोरोना से निजात पाएंगे। अगर हम बीमार से लड़ने लगेंगे तो आपस में हमारा उनका आपसी मतभेद जो उनसे हो जाएगा। तो इसलिए सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये अपील है कि हमें बीमारी से लड़ना है, हमें बीमार से नहीं लड़ना है और बीमार के साथ छुआछूत भेदभाव का इस तरीके का बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। और डिप्रेशन में अगर वो गए तो बहुत से लोग, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने घर में रहते हुए आत्महत्या कर ली, या बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार होकर के कहीं आत्महत्या करेंगे। तो निश्चित रूप से कि कोरोना से कहीं ज़्यादा जो है मरने की केसेस जो है आदमी के डिप्रेशन से हो जाएंगे, बीमारी से हो जाएंगे। सर, कोरोना महामारी के इस दौर में अगर हम बात करें तो सरकार इस बात का दम भर रही है कि हर ज़रूरतमंद तक राशन पहुंच रहा है, जितनी भी सुविधाएं हैं उनका बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत के तल पे उतर करके देखा जाए तो तमाम परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पे हैं, जिनके खाने के लाले लगे हुए हैं, जिन तक राशन तक का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। शायद 3-3 दिन के भूखे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। इसको लेकर के सरकार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मैंने पहले भी कही ये बात, ये सही है कि 3-3 दिन क्या, मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते भर से लोगों के यहाँ राशन नहीं बना है, लोग पानी पी पी करके लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार को, चूँकि आपने भी देखा होगा और हम लोग ने भी सबने देखा है, इस कोरोना से लड़ाई, इस कोरोना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए जनता ने ताली बजाई, थाली बजाई। फिर आपने कहा कि मोमबत्ती जलाने के लिए, टॉर्च जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए लोगों ने मोमबत्ती जलाई, टॉर्च जलाया और दिया जलाया। तो प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि जनता ने बहुत से एनजीओज़ ऐसे हैं या बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं या बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को राशन घर तक जा कर के लोगों को पहुंचाने का काम किया। कुछ लोगों ने लोगों को पैसे से मदद की, किसी ने किसी चीज़ से, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लोगों ने मदद की। बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं जो कम्युनिटी किचन चलाने का काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1000, 2000, 10,000, इवन पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर आप देख लीजिए तो कई ऐसे लोग हैं जो कई लाख परिवार का जो है पालन पोषण कर रहे हैं। तो सरकार को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे ताली हम बजाएं, थाली हम बजाएं, दिया हम जलाएं, भूखमरी के शिकार हम हों, बेरोजगार हम हों, दान हम करें, चंदा हम दें, गरीबों की मदद हम करें। और कोरोना से लड़ाई कौन लड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपने नीचे की टीम थोड़ी सी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ पूरे देश में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अपने नीचे टीम बनानी चाहिए, और टीम ऐसी होनी चाहिए कि सांसद की टीम होनी चाहिए, विधायक की टीम होनी चाहिए, सभासद की टीम होनी चाहिए जो मॉनिटर करे। और कहीं ना कहीं देखिए, इस वैश्विक महामारी में मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं इसका भी आकलन होना चाहिए कि जो सरकार से पैसा, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर के लिए हो या आइसोलेशन वार्ड के लिए हो या इस वैश्विक बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए हो, क्या उनको जो ऊपर से सरकार जो पैसा दे रही है, क्या उन तक वो चीज़ें पहुंच पा रही हैं? क्या वो सुविधा उन तक मुहैया हो पा रही है? हमारी समझ से तो नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर के नीचे तक, अधिकारी से लेकर के नेता तक, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष को, विपक्ष को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में अकेले नहीं है वो। अगर कोरोना जैसी बीमारी जो है अगर वो घेरेगी तो सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं घेरेगी या सिर्फ विपक्ष को नहीं घेरेगी, वो सत्ता पक्ष को भी घेरेगी, विपक्ष को भी घेरेगी। तो कहीं ना कहीं समय समय पर उन्होंने सत्ता पक्ष को, विपक्ष के भी लोगों से राय मशवरा करना चाहिए। एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जिसमें विपक्ष के लोग भी हों, विपक्ष के भी सीनियर लीडरान हों, चाहे वो छोटे स्तर के हों या बड़े स्तर के हों, और प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हर आदमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तभी हम इस वैश्विक बीमारी से लड़ सकते हैं, तभी हम इससे पार पा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, अगर एक आदमी सिर्फ सोच ले कि मैं इस बीमारी को यहाँ से भगा दूंगा, दूर कर दूंगा, तो मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं, असंभव है। दीपक जी, देश वैश्विक महामारी कोरोना का दंश झेल रहा है। ऐसे में इंडियन टीवी 24 के माध्यम से देशवासियों को जागरूकता संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आप अपना संदेश रखते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक पूरी तरीके से, अभी इसका वैक्सीन देखिए कब आता है, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग दावा करती हैं, इवन इंडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक सरकार ने भी कहा है और हर आदमी जानता है कि आप घर पर रहिए, अनावश्यक कामों से घूमिए नहीं, अनावश्यक कामों से बाहर मत निकलिए, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और अगर बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको घर से जाना ही है तो आप जेब में सैनिटाइज़र ले करके जाइए, मुंह पर मास्क लगा करके जाइए, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल ले करके जाइए, गमछा ले करके जाइए जिससे आप अपना मुंह ढक करके जाएं, और कहीं ना कहीं जेब में एक सैनिटाइज़र ले करके जाइए, और अगर संभव हो सके तो ग्लव्स ज़रूर पहन करके जाएं कि जिससे आप अगर किसी चीज़ को टच भी करते हैं तो वो अगर आप अपने, कम से कम आप अपने उसमें हाथ अगर आपका चेहरे पे लगता है तो वो कीटाणु बहुत जल्दी आपके चेहरे पर या आपके फेस पर नहीं आ पाएंगे। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है, दवा है, राशन है, कोई चीज़ है, तो सीधे आप दवा, राशन की चीज़ें लेकर के, दूध, बच्चों के लिए दूध है या कोई इस टाइप जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको लेकर के आप आएँ और फिर सीधे घर ही पर रहें। यहाँ थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश दीपक रंजन जी, जिन्होंने कि इंडियन टीवी 24 के साथ अपना बहुमूल्य समय साझा किया। अगली कड़ी में हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे इंडियन टीवी 24 या मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।